चलिए पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। संविधान की इस विकास यात्रा में हम आपको लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। हमने आपको अर्बन लोकल गवर्नमेंट के 2 लेक्चर डिलीवर किए, जिसमें पहले लेक्चर में हमने आपको अर्बन लोकल गवर्नमेंट का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट समझाया। हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने की प्रक्रिया आपको बताई और ये बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होने के बाद 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के वाया क्या क्या प्रावधान दिए गए अर्बन लोकल बॉडीज़ को लेकर के। मैंने कल गलती से आर्टिकल 253 इस्तेमाल कर लिया था, वो गलती हो गई बातचीत के दौरान। अदरवाइज़ पिछले काफ़ी लेक्चर में ये इस्टेब्लिश्ड है कि अर्बन लोकल बॉडी का आर्टिकल 243 है, आप उसे करेक्ट कर लेना। तो हमने देखा कि आर्टिकल 253 पी से स्टार्ट होकर ये आर्टिकल आगे बढ़े और ये आर्टिकल जेड जी तक गए, 243 जेड जी तक गए अर्बन लोकल बॉडी के। पार्ट 9A आया, शेड्यूल 12 इसमें ऐड हुआ। ये सारे प्रावधान इसके कॉन्स्टिट्यूशनलाइज होने के बाद के। उसके तहत हमने ये देखा कि 8 प्रकार की अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जिनके विषय में हमने कल पढ़ाया आपको। लास्ट लेक्चर में हमने 8 प्रकार की अर्बन लोकल बॉडीज़ अच्छे से समझा दी आपको। आज हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि अर्बन लोकल बॉडीज़ की क्या कमियां हैं, वो क्यों नहीं प्रॉपर फंक्शन कर पा रही। कोरोना जैसे पेंडेमिक में इनकी यूटिलिटी क्या हो सकती है, कोरोना इंडिया के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हुआ है, कहाँ पर कमियाँ रह रही थी, और अदर नेचुरल डिज़ास्टर्स के रोल मामले में भी लोकल बॉडीज़ का क्या रोल हो सकता है। हर एस्पेक्ट को हम समझेंगे आज के इस लेक्चर के माध्यम से। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हैं, वो चीज़ें समझ पाएँ आप पहले समझिए इस बात को कि अर्बन लोकल बॉडीज़ के रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या हैं, ताकि मैं फिर आपको आगे का कंसेप्ट समझा पाऊँ। देखिए, जब आप म्यूनसिपल रेवेन्यू की बात करते हैं तो मुख्यतः इसके 5 सोर्सेज हैं। एक है टैक्स रेवेन्यू, एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक ग्रांट, एक डेवोल्यूशन, एक लोन्स। तो टोटल 5 तरह से इसको रेवेन्यू आ जाता है, पैसा आता है, फाइनेंसेस आते हैं। टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ये टैक्सेस भी आप अपने दिमाग में रखिए, आपको कंफर्टेबल रहेंगे आगे की चीज़ों को समझने में। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट्स हैं, प्रोफेशनल टैक्स है, पिलग्रिम टैक्स है, वाटर टैक्स, टैक्स ऑन एनिमल्स, लाइटिंग टैक्स, मार्केट टैक्स, टोल ऑन न्यू ब्रिजेस, ऑक्ट्रॉय। देखिए, ये टैक्सेस आपने देखे होंगे पर कई बार आपको याद नहीं रहता है, ध्यान नहीं देते। प्रॉपर्टी टैक्स तो अमूमन सभी को पता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है अर्बन लोकल बॉडीज़ का। एंटरटेनमेंट टैक्स भी आप देते हैं, जब आप टिकट्स वगैरह परचेज़ करते हैं थिएटर में या किसी रेस्टोरेंट या होटल या रिजॉर्ट में म्यूज़िक बजता है तो उसके लिए उन्हें एंटरटेनमेंट टैक्स चुकाना पड़ता है। टैक्स ऑन एडवर्टीज़मेंट, जब आप एडवर्टीज़मेंट वगैरह देते हैं उस पर टैक्स लगता है। प्रोफेशनल टैक्सेस, जब आप कोई प्रोफेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको लोकल बॉडीज़ को भी एक टैक्स देना पड़ता है। ये लोकल बॉडी टू लोकल बॉडी डिपेंड करता है कि वो ये टैक्स वसूल रही है कि नहीं। इसके बाद पिलग्रिम टैक्स है। आप बहुत सी पिलग्रिमेजेस में गए होंगे, पिलग्रिमेजेस साइट पे, वहाँ पर एक 20 रुपये 30 रुपये की पर्ची सी लगती है, वो पिलग्रिम टैक्स उसी के तहत आता है, लोकल बॉडीज़ उसको चार्ज करती हैं। इसके बाद वाटर टैक्स है, जब पानी के ऊपर टैक्स लगता है। एनिमल, जानवर, पशु रखते हैं लोग, उस पर भी टैक्स लगता है। इसी तरह से लाइटिंग टैक्स लगता है। मार्केट टैक्स, जब आप देखें मंडियां हैं, मार्केट है, यहाँ पर दुकानें होती हैं या रेडी फड़ी आप लगाते हैं, कुछ भी हॉकर्स वगैरह होते हैं, तो वो देखते हैं कि वो निगम से अब जो भी वो, जैसे कोई रिक्शे वाला है या कोई सब्ज़ी बेचने वाला है, उसका ठेला रहता है, रिक्शे वाले के पीछे एक प्लेट लगी रहती है निगम की, ठेले पे भी एक प्लेट लगी रहती है, नंबर रजिस्टर्ड रहता है उसका। इसके तहत वो लोग भी एक लेवल पे फीस भरते हैं, टैक्स भरते हैं उसे कहते हैं, तो वो टैक्सेस चार्ज होते हैं। तो इस तरह से मार्केट टैक्स है, कोई नया ब्रिज बना उस पर टैक्स है। ऑक्ट्रॉय चार्ज किया जाता था, अब तो बहुत से राज्यों ने इसे ख़त्म कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों में ये एग्जिस्ट करता है। ऑक्ट्रॉय है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज आपके टेरिटरी में एंटर कर रही हैं तो आप उस पर टैक्स चार्ज करेंगे। वो कंजम्पशन के लिए एंटर कर रही है, वो यूज़ के लिए एंटर कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एंटर कर रही है, किसी भी पर्पज़ से एंटर कर रही है, उस पर ऑक्ट्रॉय लगेगी वाइल एंटरिंग इनटू दैट पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो इस तरह के ये मुख्यतः टैक्स इसके सोर्सेज हैं। कुछ सेसेस भी लगाने का इनका अधिकार है, जैसे लाइब्रेरी पे लगने वाला लाइब्रेरी सेस, जैसे एजुकेशन सेस, बेगारी सेस, इस तरह के कुछ सेस भी लगाते हैं। मेन क्वेश्चन ये बनता है आपका कि टैक्स रेवेन्यू और सेस दोनों पावर है इनके पास, हाँ है। अब उनमें से वो कितने को रियलाइज़ कर पाए हैं, कितने को पोटेंशियल टैक्स में बदल पाए हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये पावर उनके पास है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में सिंपल आस्पेक्ट है, म्यूनसिपलिटी की कोई प्रॉपर्टीज़ हैं तो उस पर रेंट वगैरह आता है उनको, तो रेंट ऑन द म्यूनसिपल प्रॉपर्टीज़। म्यूनसिपलिटी की कुछ दुकानें हैं या म्यूनसिपलिटी की कोई अदर प्रॉपर्टी है, म्यूनसिपलिटी की कोई जगह पड़ी है, वहाँ पे सर्कस लगा है तो सर्कस वाले रेंट पे करते हैं। म्यूनसिपलिटी की कोई जगह पड़ी है, वहाँ पर संडे मार्केट लग रही है तो वो लोग रेंट पे करेंगे। म्यूनसिपलिटी की कोई बिल्डिंग है, वहाँ पर किसी ने अपना दुकान कामकाज खोल रखा है, रेंट पे करेंगे। तो म्यूनसिपलिटी प्रॉपर्टीज़ पर रेंट आता है।
कई तरह की फ़ीस आप पे करते हैं, कई तरह के कामकाज कराते हैं, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट या कोई और सर्टिफिकेट, उस पर फ़ीस देते हैं। कई तरह के फ़ाइन भी आपको लगते हैं, तो फ़ीस और फाइन्स हैं। कई तरह के ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन पर रॉयल्टी म्यूनसिपलिटी उगाती है, उन्हें रॉयल्टी आती है। अगर मान लीजिए कोई नहर है, कोई नदी है, वहाँ से गुजर रही है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई रिसोर्सेज अगर गैदर हो रहा है तो वो आप इकट्ठा कर रहे हैं, तो उस पर आप रॉयल्टी पे करते हैं। तो इस तरह से रॉयल्टियाँ जाती हैं। डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स आते हैं। कई तरह के उपक्रमों में म्यूनसिपलिटी ने अपना पैसा लगाया होता है, वो जगह, वो उपक्रम, वो सेक्टर्स, वो अंडरटेकिंग्स जब प्रॉफिट कमाते हैं तो डिविडेंड आता है म्यूनसिपलिटी को। या म्यूनसिपलिटी कई तरह के कामकाज खोल के बैठी हुई है, उसका जो मुनाफा है वो म्यूनसिपलिटी का प्रॉफिट है। इसी तरह से म्यूनसिपलिटी ने किसी को पैसा लोन पे दे रखा है, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी उसकी कमाई का ही जरिया है। और कई तरह के यूज़र चार्जेस आपसे लिए जाते हैं, जैसे वाटर चार्जेस, सैनिटेशन चार्जेस, सीवरेज के चार्जेस, ये सब चार्जेस आपसे वसूले जाते हैं। आपके घर वाटर और सीवरेज का बिल आता है, तो इस तरह के ये सारे के सारे नॉन टैक्स हैं। म्यूनसिपलिटी प्रॉपर्टी पे रेंट, फीस एंड फाइन, रॉयल्टी, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स, इंटरेस्ट ऑन द लोन्स गिवन और यूज़र चार्जेस लाइक द सैनिटेशन, वाटर और सीवरेज चार्जेस। ओके। इसके अलावा आती हैं ग्रांट्स। ये वो ग्रांट्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आने वाली ग्रांट्स हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आने वाली ग्रांट्स हैं, ये भी इनकी फंडिंग का हिस्सा बनता है। डेवोल्यूशन वो होता है जो स्टेट के द्वारा गठित किया गया फाइनेंस कमीशन है, उस फाइनेंस कमीशन के द्वारा स्टेट को रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि भाई स्टेट के फाइनेंसेस में से कितना शेयर लोकल बॉडीज़ को जाना चाहिए। उसके तहत जो शेयर वो स्टेट गवर्नमेंट डेवोल्यूट करती है टुवर्ड्स द अर्बन लोकल बॉडी on the basis of the recommendation of the finance commission, वो that devolution is a devolution process। ओके। इसके अलावा लोन्स हैं, वो लोन्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अर्बन लोकल बॉडी को दिए जाते हैं, या फिर जो अर्बन लोकल बॉडी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर इंस्टीट्यूशन से उगाते हैं। अगर लोकल बॉडी को किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर सोर्सेज से फंड रेज करना है, यानी कि मनी बोरो करनी है, तो फिर उनको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट से सीधे भी लोन मिल जाता है अर्बन लोकल बॉडीज़ को। तो चाहे लोन है, चाहे डेवोल्यूशन है, चाहे नॉन टैक्स रेवेन्यू है, चाहे टैक्स रेवेन्यू है, चाहे सेसेस हैं, चाहे ग्रांट्स हैं, इन सब जरियों से पैसा आता है। ये मुख्यतः सोर्सेज हैं किसी भी लोकल बॉडी के फंडिंग के, फाइनेंसेस के, इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद एक कंसेप्ट आ जाता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी समझ लीजिए। देखिए 1954 में सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट सेटअप हुई। इसका पहले नाम हुआ करता था सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 1980 में भी ये वर्ड लोकल सेल्फ हटा दिया गया और सिर्फ रहने दिया गया सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट। ओके। अब मुद्दा ये है कि आर्टिकल 263 के तहत इसे स्थापित किया गया बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल 263 है जो इस बात का प्रावधान देता है कि इंटरस्टेट काउंसिल्स बन सकती हैं। इंटरस्टेट काउंसिल बनाने का पर्पज़ ये है कि स्टेट्स के बीच में कोऑर्डिनेशंस हों, स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, आपस में कोऑपरेट करें और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जन्म हो। इसके तहत कई तरह की काउंसिल्स बन सकती हैं, जैसे कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के ऊपर एक काउंसिल बन सकती है। उसी तरह से सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट बन सकती है। तो आर्टिकल 263 के तहत राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वह इस तरह की काउंसिल्स बना सकता है, जिसमें राज्य आपस में एक साथ बैठ सकें, राज्य और केंद्र आपस में एक साथ बैठ सकें और बैठ करके समस्याओं का निवारण करें, विकास की ओर आगे बढ़ें। तो इसी के तहत आर्टिकल 263 की इन शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति के ऑर्डर के तहत ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट की स्थापना 1954 में हुई है। 1958 तक तो ये पंचायत और अर्बन दोनों ही लोकल बॉडीज़ को डील करती थी, लेकिन 1958 ऑनवर्ड्स ये सिर्फ और सिर्फ अर्बन लोकल बॉडी से डील करने लगी, ये पंचायतों से डील नहीं करती है। ये एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है। जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 263 के तहत आने वाली इंटरस्टेट काउंसिल भी एक एडवाइजरी बॉडी है। उसी तरह से ये भी एडवाइजरी बॉडी है। इसके द्वारा दिए गए जाने वाले सुझाव बाध्य नहीं हैं, बाउंड नहीं है लोकल बॉडीज़ के ऊपर, ये सिर्फ एडवाइजेस दे सकती है। इसमें मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से मिनिस्टर, मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट, और वो मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट ही फिर इसके चेयरमैन भी हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर इसके चेयरमैन माने जाते हैं। और इसके अलावा इसमें मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी होते हैं स्टेट्स के। तो स्टेट्स में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इसके होते हैं। और दूसरा जो राज्य इसका हिस्सा बन रहे हैं उनके सेक्रेटरीज़ और अदर मिनिस्टर्स भी इसका पार्ट होते हैं। ये क्या करती है, इसके मेन मुख्यतः कार्य क्या हैं? कंसिडरिंग एंड रिकमेंडिंग द पॉलिसी मैटर्स। देखिए मुद्दा ये है कि इसका काम ये है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, एक राज्य की बात करें, एक स्टेट है, एक स्टेट में कई तरह की अर्बन लोकल बॉडीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, डिफरेंट टाइप की। मैंने आपको बताया नोटिफाइड एरिया कमेटी भी एग्जिस्ट कर रही है, टाउनशिप भी एग्जिस्ट कर रही है।
म्यूनसिपैलिटी भी है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी है, पोर्ट ट्रस्ट भी हो सकता है। तो कई तरह की लोकल बॉडीज़ एक स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है, पहली बात। फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाएँ तो 2 स्टेट्स में ही कई तरह की लोकल बॉडीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं। हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई, जो ये इस बात को कंसिडर करती है कि पंचायतों के लेवल पर और अर्बन लोकल बॉडीज़ के लेवल पर, यानी कि रूरल लोकल बॉडी और अर्बन लोकल बॉडी के तहत जो प्लानिंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसको कोऑर्डिनेट किया जा सके। ये काम डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का था। इसी तरह से पूरे राज्य भर में, पूरे स्टेट लेवल पर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनकी प्लानिंग को, उनकी डेवलपमेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट किया जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके, और देश के सभी राज्यों के भीतर भी लोकल बॉडी के लेवल पर एक कॉन्फ्लुएंस एग्जिस्ट कराया जा सके, कन्वर्जेंस बैठाई जा सके, सामंजस्य बैठाया जा सके, इसका प्रयास करना जरूरी है। तो उसके लिए ये बनाई गई, इसलिए ये कंसिडर करती है, रिकमेंड करती है पॉलिसी मैटर्स। किस कंसिडर करती है पॉलिसी मैटर एट द लेवल ऑफ द अर्बन लोकल बॉडी, और फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ को ये वो पॉलिसी मैटर्स रिकमेंड करती है कि इन पॉलिसीज़ पर आपको काम करना चाहिए। जैसे पॉलिसी क्या है कि पॉवर्टी एलिविएशन के लिए ये प्रोग्राम्स पे आपको काम करना चाहिए, जो आपको लोगों के घरों तक साफ़ पानी पहुंचाने का प्रोग्राम करना चाहिए, आपको किसी भी तरह के पैंडेमिक या महामारियां आगे ना फैलें उसके लिए काम करने चाहिए। तो इस तरह के जो पॉलिसी मैटर है उसे कंसिडर करके रिकमेंड करती हैं लोकल बॉडीज़ को। ये एक इंपॉर्टेंट काम है किसका, सेंट्रल काउंसिल फॉर द लोकल गवर्नमेंट का। ओके, तो ये एडवाइजरी कैरेक्टर है, बाउंड नहीं है लोकल बॉडीज़ के ऊपर। सेकेंड है, ये प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन को प्रिपेयर करती है, यानी कि जो भी प्रपोजल्स हों, अगर वो लोकल बॉडी से जुड़े हुए मामले, जैसे अर्बन लोकल बॉडी से जुड़े हुए मामले हैं, उन मामलों को लेकर के किसी तरह के अर्बन लोकल बॉडीज़ की तरफ से सुझाव दिए जा रहे हैं कि भाई हमें जल के क्षेत्र में, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में, एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट को देखते हुए, लाइटिंग, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, एजुकेशन, इन सारे एस्पेक्ट में ये प्रावधान लेकर के आने चाहिए, ये सुझाव हमारी तरफ से आपको दिए जा रहे हैं, ये कमियों का हम सामना करते हैं और उनमें इस तरह के सुधार होने चाहिए। ये सारी रिकमेंडेशंस जाती हैं मान लीजिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट के पास, तो फिर वो कानून बन सके इसके ऊपर, उसके लिए वो कई तरह के प्रपोजल्स प्रिपेयर करती हैं कि इसको हम लेजिस्लेट करवाएंगे। तो कई तरह के रूल्स रेगुलेशंस अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाएं, उसके लिए भी प्रपोजल्स बनते हैं, और अर्बन लोकल बॉडीज़ के ग्रीवेंसेस और रिकमेंडेशंस को सुन करके स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर लॉज बने, उसके लिए भी लेजिस्लेशन इनेक्ट किए जाएँ, उसके लिए भी प्रपोजल्स रेडी करने का काम करते हैं। तो 2 वे सिस्टम इसका रहता है। ओके, यानी कि केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर या अर्बन लोकल बॉडी के स्तर पर किसी तरह का कोई नियम बनना बाकी है, केंद्र और राज्य के स्तर पर कोई कानून बनना चाहिए, तो उसके लिए अगर कोई प्रपोजल प्रिपेयर करना है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट सभी के सुझावों को समझ करके, ज़रूरतों को अंडरस्टैंड करके वो सुझाव प्रस्तुत कराती है कि ये लेजिस्लेशन एक रिस्पेक्टिव लेवल पे बनना चाहिए। वो रिस्पेक्टिव लेवल स्टेट भी हो सकता है, सेंटर भी हो सकता है, या फिर कोई रूल अगर बनना है तो वो लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, अर्बन लोकल बॉडी के मामलों में सेंटर और स्टेट के बीच में किस तरह से कॉपरेशन हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। जैसे सेंटर लेवल पर बहुत से फ्लैगशिप्स प्रोग्राम चलते हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स, बहुत सी पॉलिसीज़ चल रही होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अमृत योजना चल रही है, या फिर जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल मिशन चल रहा है, अर्बन रिन्यूएबल मिशन चल रहा है, सॉरी, या फिर किसी तरह से नेशनल रूरल हेल्थ मिशन चल रहा है जो रूरल एरिया में, या फिर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन चल रहा है अर्बन एरिया के लिए, या फिर कोई रेजुविनेशन प्रोग्राम चल रहा है, कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, कोई आवास योजना चल रही है केंद्र के स्तर पर, इसी तरह से राज्य के स्तर पर भी चल रही हैं। अब जब इनके तहत काम किए ही जाने हैं, तो फिर अगर अर्बन लोकल बॉडी भी इन्हीं सभी सब्जेक्ट्स पे काम कर रही है, तो क्यों नहीं फिर मल्टीप्लिसिटी को रोका जाए, क्यों नहीं फिर इन सब को कन्वर्ज करा दिया जाए एक पॉइंट पर ला करके, ताकि रिसोर्सेज और एफर्ट्स जो है वो बार बार ना लगें और एक एम ओरिएंटेड अपन टाइम फ्रेम में काम करें और ऑब्जेक्टिव अचीव करें। तो उसके लिए अगर किसी तरह से कॉपरेशन हो सकती है, तो उस कॉपरेशन को इंश्योर कराने के लिए ये पॉसिबिलिटीज़ को एग्जामिन करती रहती है केंद्र राज्य के बीच में, अगर कोई कॉपरेशन हो सकती है अर्बन लोकल बॉडी को लेकर के। ड्राइंग ऑफ अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ एक्शन, केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर अर्बन लोकल बॉडीज़ के मामले में जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में काम आते हैं, तो केंद्र राज्य के स्तर पर अगर कोई पॉलिसी लेकर के आने वाले हैं, फ्यूचर में कोई प्रोग्राम लेकर के आने वाले हैं, तो कॉमन एक्शन हो सके उसके लिए प्रोग्राम बनाने का काम करती है। कि देखिए, राज्यों के स्तर पर ये आंका गया है कि अर्बन लोकल बॉडी के अधिकार क्षेत्र में पानी मुहैया कराना आता है, और पानी के मामले में देखा गया है कि पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं पूरे देश भर में सभी बड़े शहर। ऐसे में राज्य सरकार इसके ऊपर प्रोग्राम लेकर के आना चाह रही है, केंद्र सरकार भी इसके लिए जल अभियान लेकर के आना चाह रही है। तो क्यों नहीं ये जो एक्शन है हमारा, इसे कॉमन एक्शन में बदल दिया जाए। उसके लिए अगर कोई प्रोग्राम आ सकते हैं कॉमन, तो क्यों नहीं उसकी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया जाए।
तो ये वो काम करती है। तो ड्राइंग अप अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ अ एक्शन। इसी तरह से रिकमेंडिंग सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट्स को देनी चाहिए ताकि अर्बन लोकल बॉडीज़ सैनिटेशन से जुड़े हुए, सीवरेज से जुड़े हुए, एपिडेमिक से जुड़े हुए या फिर वाटर प्रोग्राम से जुड़े हुए सभी कामकाज अपने संबंध करा पाएँ। इसके लिए अर्बन लोकल बॉडीज़ को फाइनेंसेस चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को कैसे सशक्त किया जाए, इसके क्षेत्र में किस तरह से केंद्र सरकार अगर कोई असिस्टेंस दे सकती है फाइनेंशियल स्फेयर में, तो उसके मामले में ये रिकमेंडेशंस सेंटर को देती है, राज्यों के सुझाव स्वीकार करके समझ करके। रिव्यूइंग द वर्क डन बाय द लोकल बॉडीज़ विद द सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंटर के द्वारा अब तक दी गई हैं उसके तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ ने क्या काम किए हैं, क्या परफॉर्मेंस आई है, उस वर्क को रिव्यू करने का काम भी ये करती हैं। तो देखिए एक तरह से ये नज़र आ रहा है कि ये केंद्र राज्य के बीच में सामंजस्य बैठा रही है कि किस तरह से अर्बन लोकल बॉडीज़ और बेहतर काम कर सकें और कैसे सेंटर और बेटर मैनर में स्टेट्स को असिस्ट कर सके, चाहे फाइनेंशियल स्फेयर की बात हो, चाहे लेजिस्लेशन इनेक्ट करने की बात हो, चाहे कॉमन एक्शन के लिए प्रोग्राम बनाने की बात हो, चाहे आपस में कॉपरेशन की बात हो, चाहे एफर्ट्स को कन्वर्ज करने की बात हो, वो सारे क्षेत्रों में ये सेंट्रल काउंसिल फॉर द लोकल गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। आई बात समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट, इसे राष्ट्रपति ने बनाया है, 1954 में बनी है। इसकी एडवाइजर्स एडवाइजरी कैरेक्टर की हैं, बाउंड नहीं है, ये आर्टिकल 263 में है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में के तहत आती हैं। तो ये एक तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना क्योंकि आर्टिकल संविधान में गिवन है। इतनी बात समझ में आई। अब कुछ फंक्शंस लिख करके बताता हूँ, फिर एनालिसिस बेटर समझ आएगा। फंक्शन वाइज चीज़ों को समझना चाहें तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है अर्बन लोकल बॉडी की वो दो फ्रंट पे रहती है, डेलिब्रेटिव और एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको कल भी बताया था। डेलिब्रेटिव मैनर में जब ऑर्गेनाइज करते हैं हम अर्बन लोकल बॉडी को, तो मेन आस्पेक्ट है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से वो कंपोज होती है और फिर उनका काम क्या है, डेलिब्रेशंस करना। जैसे वो क्या करते हैं, इट डिस्कसेस एंड डिबेट्स ऑन द जनरल म्यूनसिपल पॉलिसीज़ एंड परफॉर्मेंसेस। जो म्यूनसिपैलिटी के लेवल पर जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए, जो म्यूनसिपैलिटी की परफॉर्मेंसेज हैं, उसे डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। पासेस द बजट ऑफ अर्बन लोकल बॉडी, हर साल आपने देखा होगा अगर आप अपने शहर की लोकल बॉडी को मॉनिटर करते हैं तो बजट पास होता है कि क्या क्या एजेंडे इस बार हैं, उनके लिए क्या क्या खर्चे होंगे। फ्रेम पॉलिसीज़ रिलेटिंग टू टैक्सेशन, रिसोर्स रेजिंग, प्राइसिंग ऑफ द सर्विसेज। पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं कि इस बार हम कहाँ कहाँ से टैक्सेस लेकर के आएंगे, रिसोर्सेज कैसे रेज करेंगे और क्या क्या प्राइसेस रखेंगे, जो हम पानी की, सीवरेज की, सैनिटेशन की सर्विसेज दे रहे हैं, इनकी क्या क्या कीमतें हम रखेंगे। इस तरह के डेलिब्रेटिव काम जो है किए जाते हैं। सेकंड, कीप्स एन आई ऑन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो एग्जीक्यूटिव विंग है, वो तो कामकाजी कर्मचारी तंत्र है। उसके ऊपर ये लेजिस्लेटिव जो डेलिब्रेटिव विंग है, यानी कि इलेक्टेड मेंबर से बनने वाली वो जो काउंसिल होती है, वो निगाह रखती है, नज़र रखती है। जब भी वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, कंडेम करते हैं। जैसे पानी की व्यवस्था अगर नहीं है, पानी नहीं पहुंच रहा, तो फिर जो म्यूनसिपल काउंसिल जो है उसकी मीटिंग जब होगी तो वहाँ पर ये फिर जो कमिश्नर है म्यूनसिपलिटी के और जो उनके कर्मचारी हैं उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनको कंडेम भी करेंगे। अगर वो पेंडेमिक अच्छे से कंटेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर पानी की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, सड़कों पे गड्ढे पड़ रहे हैं, ये उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं और उन्हें सुझाव देते हैं कि आप कैसे बेहतर काम कर सकते हैं। इस तरह से ये कहा गया है कि कीप्स एन आई ऑन द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड होल्ड्स द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये डेलिब्रेटिव मैनर में ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूटिव मैनर में ऑर्गेनाइजेशन तो आपको पता ही है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन लुक्ड आफ्टर बाय द म्यूनसिपल ऑफिसर्स एंड अदर परमानेंट एम्प्लॉई। आपने सुना होगा किसी के मुंह से, एक तरफ आपकी कॉलोनी में काउंसिलर भी रहता है, वो उसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जलंधर में जाके काउंसिल में बैठता है क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है आपका, और वो ये काम करता है, पॉलिसीज़ और परफॉर्मेंसेस पे डिबेट डिस्कशंस करता है, बजट पास करने का काम करते हैं, टैक्सेशन का दर से लाना है, रिसोर्स कैसे रेज करने हैं, सर्विसेज के प्राइसेस क्या रखने हैं, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से काम कराना, उनको क्रिटिसाइज़ करना, सुझाव देना, ये सब करता। लेकिन एक ही आपकी कॉलोनी में आपके जो नेबर हैं, आपने सुना होगा ये कहाँ लगे हैं, वाटर बोर्ड में, जल विभाग में, कहाँ लगे हैं जी, ये सीवरेज विभाग में लगे हैं, कहाँ लगे हैं जी, ये हाउसिंग विभाग में। तो वो सारे कहाँ लगे हैं, वो एम्प्लॉयज़ हैं, वो कोई ना कोई पेपर क्लियर करके लगे हैं। कहाँ लगे हैं जी, ये इंजीनियर हैं, किस डिपार्टमेंट में, वाटर डिपार्टमेंट में इंजीनियर। तो वो सारे कोई ना कोई पेपर क्लियर करके लगे हुए हैं, किसी ना किसी लेवल पे स्टेट सर्विसेज या सेंट्रल सर्विसेज से आए हैं। वो भी जाएंगे उसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, लेकिन वो जा करके कहाँ बैठेंगे, वो जाके बैठेंगे द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, द एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच।
दोनों लोग मोहल्ले में रहते थे, दोनों का काम अलग अलग था। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो लुक्ड आफ्टर बाय द म्युनिसिपल ऑफिसर्स एंड अदर परमानेंट एम्प्लॉय। तो ये म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच का वो हेड होता है म्युनिसिपल कमिश्नर। जो अगर तो बड़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई मेट्रोपॉलिटन है तो वो आईएएस कैटेगरी से ही आता है, तो वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और ऑल अदर डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जैसे कि इंजीनियर्स, फाइनेंस ऑफिसर्स, हेल्थ ऑफिसर्स, वो सारे के सारे म्युनिसिपल कमिश्नर जो कि एग्जीक्यूटिव हेड है उसके देख रेख में काम करते हैं। तो कई आप अलग अलग पेपर देखते होंगे, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग पोस्ट के लिए पेपर निकलते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, इंजीनियर, कई सारे अलग अलग इंजीनियर चाहिए। तो वो सारे के सारे रिक्रूट होने के बाद फिर उस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उस अर्बन लोकल बॉडी की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच का हिस्सा बन जाते हैं एज एन परमानेंट एम्प्लॉय या एज एन ऑफिसर। और फिर वो म्युनिसिपल कमिश्नर के सुपरविजन में एज एन एग्जीक्यूटिव हेड वो म्युनिसिपल कमिश्नर काम कर रहा है, उसकी सुपरविजन में ये सारे काम करते हैं। इनसे मिलकर के बनती है एग्जीक्यूटिव ब्रांच। और जिसको नीति निर्देश देने का काम, जिससे काम कराने का तरीका ये डेलिब्रेटिव ब्रांच करती है, क्योंकि ये जनता को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, ये दैट इज ये आपके रिप्रेजेंटेटिव। फंक्शन वाइज देखें तो दो तरह से ही फंक्शन बनाए गए हैं, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस हैं और डिस्क्रिशनरी फंक्शन है। ऑब्लिगेटरी फंक्शन जो कि परमानेंट है, आपको करने ही करने हैं, वो कौन से हैं? पानी, वाटर सप्लाई, आपको पता ही है किसके अधीन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सो वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, स्ट्रीट्स, ब्रिजेस, सबवेज एंड अदर पब्लिक वर्क्स एट द म्युनिसिपल एरिया, ये सारे काम किसकी जिम्मेदारी रहती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो आपने देखा होगा जलंधर में सड़कें बन रही हैं शहर के अंदर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जलंधर के ही वहाँ पर सारे मशीन्स, सारे रोलर्स, रोड रोलर्स, ट्रक्स, डंपर सब वहीं खड़े होंगे और उन पे लिखा होगा, बड़े बड़े ड्रम भी पड़े होंगे, उन पे MCJ लिखा होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जलंधर। आपने देखा होगा यहीं जलंधर में ही बगल में BMC चौक पे फ्लाईओवर बना, जब वो बन रहा था साइड में शेड्स लगी हुई थी, उनमें भी क्या लिखा हुआ था? MCJ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जलंधर। तो वही है कि मेंटेनेंस करना रोड्स का, स्ट्रीट्स बनाना, ब्रिजेज, सबवेज, अदर पब्लिक वर्क्स, ये सब वही करते हैं। स्ट्रीट लाइटिंग का काम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ड्रेनेज एंड सीवरेज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गार्बेज कलेक्शन एंड उसका डिस्पोजल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वो हड़ी सी गाड़ी आती है वही करती है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द एपिडेमिक, ये भी इन्हीं के ऊपर होता है। अभी आपने देखा होगा पेंडेमिक आया कोरोना का, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जलंधर अपने स्तर पर काम कर रहे थे, जैसे कि वो दवा का छिड़काव करना, सैनिटाइजेशन करना और बाकी सारे काम इन्हीं के अधीन आ जाते हैं। कुछ और भी ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है जैसे कि पब्लिक वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशंस। अभी जब वैक्सीनेशन होगी, इनोकुलेशन होगा, तो वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन होगा। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज इंक्लूडिंग द मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स, वो भी इनका काम होता है। चेकिंग फूड एडल्ट्रेशन, आप देखते होंगे म्युनिसिपल निगम के कर्मियों ने छापा मारा, कहीं पर हलवाई की दुकान पे खोए की जगह सिंथेटिक मटेरियल मिला, कहीं पर किसी होटल में कुछ एक्सपायरी डेट का चीज़ मिली, खाना मिला, ये सारी तो फूड एडल्ट्रेशन तो नहीं हो रही, ये भी चेक करना है। रिमूवल ऑफ स्लम्स वगैरह को रिमूव कराना, कहीं पर भी कोई भी झोपड़पट्टी या कुछ है तो आप देखते हैं उसको हटाने का काम करते हैं। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस ऑफ क्रीमेशन एंड बुरियल ग्राउंड्स, शमशान घाट और इस तरह के ग्रेवयार्ड्स वगैरह, ये सारे मेंटेनेंस करना, टाउन प्लानिंग वगैरह करना, ये सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधीन आता है। इसके बाद आते हैं डिस्क्रिशनरी काम। अगर तो पैसा बच जाए, फंड्स बच जाएँ, फाइनेंसेस बच जाएँ, तो कॉर्पोरेशन ये भी काम कर देती है। वो क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस्क्यू होम्स एंड ऑर्फनेज, वृद्धाश्रम बनाना, रेस्क्यू होम्स वगैरह बनाना। हाउसिंग फॉर लो इनकम ग्रुप के लिए हाउसेज, झोपड़पट्टी वगैरह उठा दी और उन्हें किसी एक जगह पर हाउसिंग प्रोवाइड कर दी। ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक रिसेप्शंस वगैरह ऑर्गेनाइज करना, जैसे कि कोई भी अगर किसी को सम्मानित करना है या कोई और काम है या किसी और जानकारी के लिए लोगों को इकट्ठा कराना है, इन सारी चीज़ों को, मैराथन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी लोग कराते हैं। एंड प्रोविजन ऑफ ट्रीटमेंट एटसेट्रा, ट्रीटमेंट वगैरह प्रोवाइड करने हैं, उसके प्रोविजंस वगैरह ये लोग करा देते हैं। कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम चल रही है, डायबिटिक कैंप्स वगैरह लगाना या BP से जुड़ी हुई समस्याएं, ब्लड डोनेशंस और कई तरह के ट्रीटमेंट, इस तरह के प्रोविजंस भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन ये डिस्क्रिशनरी वर्क है, ये जो मैंने अभी बताया ये इनके ऑब्लिगेटरी फंक्शंस थे। अब इनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, हर एस्पेक्ट, हर डिटेलिंग से हमने समझ लिया। अब हम इनके चैलेंजेस और इश्यूज़ को समझते हैं और कैसे उसमें सुधार किया जाए उसको समझ आएगा, क्योंकि ये सारा समझ लिया है इसलिए अब वो आप समझ पाएंगे। ओके, देखिए जब हम चैलेंजेस और इश्यूज़ की बात करते हैं, टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? देखिए आज बड़े पैमाने पर भारत की जनसंख्या शहरों में बसती है
लगभग 33% के अराउंड पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में बसती है। ये बहुत बड़ी जनसंख्या है और ऐसा कहा जाता है कि आने वाले समय में हर 2 भारतीय नागरिकों में से 1 शहर में बसता होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमने सिटीज़ को बहुत ही अलग लेवल पर इमेजिन किया है अब तक, जहाँ एक तरफ सिटीज़ अर्बनाइजेशन का प्रमाण है, उसका हिस्सा हैं, वहीं दूसरी तरफ वह अर्बनाइजेशन इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बड़े लेवल पे अर्बनाइजेशन पे टिकी है। अर्बनाइजेशन जो है उसके तहत सिटीज़ को ग्रोथ सेंटर के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं, मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर है, सर्विस सेक्टर यहाँ पर है। मेन एस्पेक्ट ये है कि आप ये मानते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट इकोनॉमी को ड्राइव करने वाले सेगमेंट हैं, फैक्टर्स हैं, वो शहरों से जन्म लेते हैं, क्योंकि हाई लेवल डिमांड, हाई लेवल कंजम्पशन और सप्लाई, ये 2 चीज़ें इकोनॉमी में महत्वपूर्ण होती हैं और उन दोनों के तौर पर शहर महत्वपूर्ण है। जहाँ एक तरफ शहर महत्वपूर्ण है जिसकी वजह से तेज़ी से गांव से लोग शहर की ओर माइग्रेट कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर आज शहरों की आबादी बढ़ रही है, जबकि शहरों के पास ट्रांसपोर्ट के तौर पर, सैनिटेशन के तौर पर, सीवरेज, वाटर सप्लाई, हाउसिंग, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इनके नाम पर सर्विसेज आज कम पड़ती जा रही हैं। इन सभी सर्विसेज के ऊपर एक कंस्ट्रेंट क्रिएट हो रहा है, एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर पिछड़े हुए क्षेत्रों से लोग उन शहरों की ओर आ रहे हैं, जिसके तहत रूरल टू अर्बन माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इन पर विस्तार से मैंने आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत पढ़ाया है। ऐसे में शहरों पर दबाव बढ़ रहा है और उसके तहत ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या शहरों में ऐसी कोई बॉडीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस आने वाले समय के दबाव को झेल सकती हैं, और जो मौजूदा समय में प्रेशर क्रिएट हुआ है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्या उसका कोई ना कोई रेजोल्यूशन है, क्या उसका कोई सोल्यूशन है हमारे पास, ये जानना ज़रूरी है। जब हम इसे जानने की कोशिश करते हैं तो हमें कई कमियां निकल के सामने आती हैं, उन्हें जानना ज़रूरी है और उसका निवारण करना ज़रूरी है। मेन बात यह है कि अगर हम शहरों के लेवल पर देखें तो ULBs एग्जिस्ट करती हैं, जो मैं आपको पिछले 2 लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ अर्बन लोकल बॉडीज़। और अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करें तो इनकी आमदनी का, इनके फाइनेंसेस का मेन जरिया है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो उसके तहत देखा जाए तो हमारे देश के सभी शहर मिला लिए जाएं तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लेवल पर जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ है, 1.5 लाख करोड़ रुपया, जो कि हमारे देश की GDP का 1% है, ओनली 1%। अगर वर्ल्ड एवरेज से इसे जुड़ा जाए तो लगभग वर्ल्ड लेवल पर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो अपनी GDP का 6% टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से जनरेट करती हैं, और हमारे देश में अर्बन लोकल बॉडी 1% के अराउंड जनरेट कर रही है। जबकि अगर आप देखें तो भारत जैसा देश जहाँ पर लगभग 135 करोड़ लोग हैं, उसकी 32 से 33% पॉपुलेशन को अर्बन एरियाज़ झेल रहे हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कुल मिलाकर के इन सभी एस्पेक्ट्स के माध्यम से देखा जाए तो ये चैलेंजेस महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर आने वाले समय में आप ये चाहते हैं कि जैसे कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ, ठीक है, विश्व स्तर पर एक वायरस आया, लेकिन अगर आप देखें तो भारत के मामले में इसके मायने कुछ अलग हुए। आज किन चीज़ों की समस्या आपको देखने को मिल रही है? जब कोरोना वायरस की सेकंड वेव है तो आप किस चीज़ को देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि हमें ये सुनिश्चित कराना पड़ रहा है कि एम्बुलेंसेज समय से हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं, पहली चीज़, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट उस तरह से नहीं है, ट्रैफिक कंजेशन रैम्पेंट है। सैनिटेशन की भारी कमी है भारत में, ड्रेनेज, सीवरेज, वाटर मैनेजमेंट की ज़बरदस्त कमी है। हेल्थ एंड हाइजीन इन्हीं से जुड़ा हुआ है, बीमारियों का फैलना इन्हीं से जुड़ा होता है। हाउसिंग की समस्या को आप देखें कि हमने ये पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे के पहले चैप्टर में कि अगर स्पेनिश फ्लू की स्टडी को, एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च को अंडरस्टैंड किया जाए तो ये माना जाता है कि जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है और पॉपुलेशन डेंस है, वहाँ पर ट्रांसमिशन जो है वो बहुत ही फास्ट पेस पे होता है और लार्जर नंबर में होता है। और ऐसे में अगर आप कंट्री की बात करें तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है। उसको छोड़ भी दें, अगर हम पर्टिकुलर एरियाज़ की बात करें तो कई कई जगहों पर 17,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर भी रह रहे हैं। दिल्ली की बात करें 11,500 12,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर भी चली जाएगी बात। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि हाउसिंग फैसिलिटी कैसी अवेलेबल है। स्लम्स आप देखें, आपके सामने हैं, स्कैटर सेटलमेंट्स तेज़ी से विकसित हो रही हैं,
झुग्गी झोपड़ियाँ और अदर सेटलमेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और उन लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी जा रही, उन तक मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंच रही, उन तक हेल्थ हाइजीन के लिए सैनिटेशन नहीं पहुंच रहा, क्लीन वाटर सप्लाई नहीं पहुंच रही, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच रही है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस की सुविधाएं वो नहीं मुहैया कर पा रहे, पैसा नहीं है उनके पास, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के तहत ट्रांसपोर्ट की कमी है हमारे देश में। तो ऐसे में आप शहरों के सामने आ रही चुनौतियों को देखिए। आज देखिए दिल्ली की कैपेसिटी क्या है नेचुरली, वो कितनी जनसंख्या को धारण कर सकती है, लेकिन उसके मुकाबले माइग्रेशन की वजह से आज वहाँ पर जनसंख्या है कितनी। ऐसे में जैसे कोरोना वायरस जैसे पेंडेमिक का आउटब्रेक हुआ है, बेड्स भर गए, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं क्रिमेशन हाउसेज में लाइनें लग रही हैं। ये क्या है? ये प्रबंधन है। इस प्रबंधन में ऐसे बहुत से काम हैं जो लोकल बॉडी के अधिकार क्षेत्र में आते। ये लोकल बॉडी के लेवल पर हमने फाइनेंसेस प्रॉपर नहीं डेवल्यूशन किया, हमने फंक्शंस बहुत ही हाई स्टैंडर्ड्स के प्रोवाइड कर दिए उनको, जो कि बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी धारण करने वाले फंक्शन थे, लेकिन उसके मुकाबले फाइनेंसेस नहीं दिए, एक मिसमैच हुआ है। तो हाई लेवल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से जूझ रही हैं हमारी अर्बन लोकल बॉडीज़, हाई लेवल ऑटोनॉमी के लैक से जूझ रही हैं, हाई लेवल डिसएम्पावरमेंट से जूझ रही हैं। ये सारी कमियां उनमें हैं जिसकी वजह से इंडिया लेवल पर जो सिटी लेवल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आज हमें मिसमैनेजमेंट नज़र आ रही है, वो एक कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर आप इस तरह के पेंडेमिक को फैलते हुए देख रहे हैं। अर्बन लोकल बॉडी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती थी। लोगों की ट्रेसिंग करना, ट्रैकिंग करना, समय पर उन्हें वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना, उन्हें बेहतर वे में क्वारंटाइन करना, उस क्वारंटीन की पालना हो, लोगों की ट्रेसिंग में हेल्प हो, लोगों की ट्रेसिंग हो सके इसके लिए विभाग की मदद की जा सके, लोगों का आइसोलेशन किया जाए, उस पर निगरानी रखी जा सके, ये सारी चीज़ों में लोकल बॉडीज़ के तहत